हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो चैप्टर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट का प्लेलिस्ट का पार्ट 3 है। इससे पहले इसके 2 पार्ट आए, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा कि कॉस्ट क्या होता है और हमने डिफरेंट टाइप की कॉस्ट के बारे में डिस्कशन किया। सेकेंड वीडियो में हमने सीखा कि टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और उनके बीच में रिलेशन। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एवरेज वेरिएबल एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है। एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है, इसको आप एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हो बच्चों, एवरेज टोटल कॉस्ट भी कह सकते हो। एवरेज कॉस्ट इज द पर यूनिट कॉस्ट, मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड, और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। इट मीन्स AC इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। यहाँ पर AC का मतलब एवरेज कॉस्ट, इसको आप एवरेज टोटल कॉस्ट भी कह सकते हो बच्चों। टोटल कॉस्ट TC मीन्स टोटल कॉस्ट एंड Q मीन्स क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। और इसको एक फार्मूले से और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? एवरेज फिक्स कॉस्ट यानी कि फिक्स कॉस्ट का एवरेज, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक यूनिट प्रोड्यूस करने की फिक्स कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो होती है वो होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट। और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जब हम इसको टोटल कॉस्ट को उसकी क्वांटिटी आउटपुट से हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो इसको हमारे टेबल और डायग्राम से समझते हैं, हमारे लिए और आसान हो जाएगा। ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जहाँ मैंने आउटपुट लिए हैं 1 से लेकर 8 तक। टोटल फिक्स कॉस्ट ली है मैंने 20, जो आपको पता है कि जो हर यूनिट पर सेम रहती है। आप 1 यूनिट का प्रोडक्शन करो तब भी टोटल फिक्स कॉस्ट वही आएगी, आप 10 यूनिट का प्रोडक्शन करो वही आएगी। जितनी एक मशीन की कैपेसिटी है एक दिन में प्रोडक्शन देने पर, उतना प्रोडक्शन करें हम तब भी हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स रहती है। तो फिक्स कॉस्ट हमने ली 20। अब इसकी हेल्प से हमने क्या निकाला? एवरेज फिक्स कॉस्ट। जब हमने क्या करा कि फिक्स कॉस्ट को उसके यूनिट से यानी कि आउटपुट से डिवाइड किया, तो पहली फिक्स कॉस्ट पहले लेवल पर 20 डिवाइडेड बाय मैंने 1 किया, कितना आ गया? 20। देन 20 डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आ गया? 10। देन 20 डिवाइडेड बाय 3 किया तो कितना आ गया? 6.5, लाइक सो ऑन। जब 20 था और 8 यूनिट प्रोड्यूस करे तो कितनी आई कॉस्ट? 2.5। जैसा कि आप डायग्राम की तरफ अगर ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। कि जब भी आउटपुट बढ़ता है तो इसका डायग्राम भी बच्चों कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इसका डायग्राम भी कैसे बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और इसके डायग्राम की जो शेप है इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर आपको मैं कहूँ कि आपको ये टेबल और डायग्राम की डिटेल लिखनी है तो हम क्या कहेंगे कि एक्स एक्सिस शोज आउटपुट, वाई एक्सिस शोज एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स एज आउटपुट इंक्रीजेज एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेज। डिक्रीज ज़रूर हो रही है बेटा, लेकिन ये एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है वो कभी ज़ीरो नहीं होती है, तो उसका एवरेज भी ज़रूरी बात है, कभी ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एज आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, एज आउटपुट इंक्रीजेस AFC गोज ऑन फॉलिंग। और AFC जो है वो क्या होने लग जाती है? फॉल होने लग जाती है। एंड फॉर्म्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, एंड फॉर्म्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। और इसका कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, बट नेवर टचेज द एक्स एक्सिस। फिर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान दें। बट नेवर टचेज द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस को टच क्यों नहीं करेगा? एज टोटल फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी ज़ीरो, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है वो कभी ज़ीरो नहीं होती है। क्लियर है ये?
जो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप बनी है, इस शेप को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, कि इसका मतलब इस पर जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे उन रेक्टेंगल का एरिया जो है वो बराबर है। इट मीन्स अगर मैं पहले रेक्टेंगल की बात करूं तो ये OPQR जो ये रेक्टेंगल बना है, इसका एरिया OUVW इज इक्वल टू द एरिया ऑफ OUVW। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि इट मीन्स द एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल यानी कि TFC, ठीक है, दिस कर्व रिमेन सेम। उस कर्व के जितने भी ये रेक्टेंगल होते हैं ये हमेशा सेम एरिया को कवर करते हैं बिकॉज ऑफ TFC। क्योंकि अगर मैं आउटपुट को एवरेज फिक्स कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूं बेटा, अगर मैं AFC को मल्टीप्लाई कर दूं उसके किससे, आउटपुट से, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट। अगर मैं इस आउटपुट को इसके एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट। और टोटल फिक्स कॉस्ट कैसी रहती है बच्चों, सेम। इसीलिए कहा जाता है कि इसके हर रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या है, सेम है। क्लियर। अब आते हैं टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट प्रोडक्शन करने पर उसकी कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर पर। तो ये हो गई हमारी वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम आउटपुट से डिवाइड करते हैं बाय कैलकुलेटिंग इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी TVC डिवाइडेड बाय Q। अब हम इसका भी डायग्राम देखते हैं और इसका भी हम टेबल देखते हैं। मैंने इसके टेबल में हमने आउटपुट लिए हैं 1 से लेकर 10 तक। मैंने यहाँ पर TVC लिया है। TVC को मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया कि हमने किस तरीके से पहले टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है बेटा डिक्रीजिंग रेट पर, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि शुरू में प्रोडक्शन हमें अच्छा मिलता है, ठीक है, तो इसीलिए हमारा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर होता है, हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर होता है। इस वजह से तो हमारी कॉस्ट शुरू में तो डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ती है और उसके बाद ये इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ती है। तो अब हम इसका अगर एवरेज निकाल रहे हैं तो आप एवरेज की तरफ भी ध्यान दें कि एवरेज जो है, अगर जब तक हमारा कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट पर है, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा एवरेज भी जो है वो कम हो रहा है। जैसे ही कॉस्ट ने इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ना शुरू किया आपका एवरेज भी बढ़ने लग गया। इसी वजह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो यू शेप बनता है। जब तक ये कॉस्ट का एवरेज घट रहा है, इसका मतलब तब तक आपका जो लॉ का फर्स्ट स्टेज चल रहा है। फर्स्ट स्टेज का मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, क्योंकि वो उस इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर का मतलब डिमिनिशिंग कॉस्ट, तब तक कॉस्ट जो होती है वो कम आती है। फिर एक लेवल आता है जब ये कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद फिर ये राइज करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आपके लिए टोटल प्रोडक्शन की सेकंड स्टेज आ गई, ठीक है। तो इसीलिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की वजह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो शेप होता है वो यू शेप्ड होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, कर्व इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। ये यू शेप्ड का होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की वजह से। तो इट मीन्स इसका फर्स्ट पॉइंट ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखेंगे? एज आउटपुट इंक्रीजेज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिगिंस टू फॉल। पहला पॉइंट आप इसमें लिखना। अब हम पहले इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जब तक ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल हो रही है मैं इसके बारे में लिख रही हूँ। आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे एज द आउटपुट इंक्रीजेज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिगिंस टू फॉल। शुरू में वो क्या होगा? फॉल होगा बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट।
मैंने देखो ध्यान से देखना मैं क्या लिख रही हूँ, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। डिक्रीजिंग कॉस्ट का मतलब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, यानी कि लॉ की फर्स्ट स्टेज, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे फिर ABC रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट। सेकंड, फिर उसके बाद ABC जो होगा अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगा। ABC रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट, फिर वो अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगा। और उसके बाद भी अगर प्रोडक्शन चलता रहता है, ABC स्टार्ट इंक्रीजिंग विद एवरी इंक्रीज इन द आउटपुट। और थर्ड पॉइंट पे आप लिखें कि ABC इंक्रीजेस आफ्टर दैट, जब उसका मिनिमम पॉइंट आ जाए उसके बाद ABC इंक्रीजेस, जब भी ABC जो होगा वो इंक्रीज होगा विद एवरी इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट के हर लेवल के बाद अब बढ़ाएंगे तो ड्यू टू, अब इसको हम कहेंगे ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट का दूसरा नाम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो इस वजह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जो शेप होती है वो यू शेप्ड का होता है। क्लियर ये बात? अब हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट कर लिया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर लिया, तो अगर मैं इस एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का समेशन कर दूं तो मुझे एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी, जिसको मैं एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहती हूँ। यानी कि एवरेज कॉस्ट इज द पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर मैं टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तब भी मुझे एवरेज कॉस्ट मिलेगी, और अगर मैं एवरेज कॉस्ट निकाल सकती हूं तो मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल को प्लस कर दूं तब भी आ जाएगी। और ये भी यू शेप का होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि एवरेज कॉस्ट में चेंज आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट की वजह से बच्चों, फिक्स कॉस्ट की वजह से चेंज नहीं आ रहा। और वेरिएबल कॉस्ट पहले फॉल होती है देन राइज होती है। तो ये मैंने टेबल बनाया है, इस टेबल में मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट को लिया है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लिया है, टोटल कॉस्ट को लिया है, और फिर मैंने आपको एवरेज कॉस्ट को निकाल के दिखाया। ठीक है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस किया तो टोटल कॉस्ट मिली, और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का तरीका मैंने आपको बताया। फिक्स को हमने 20 एज्यूम की है, टोटल वेरिएबल में आप लोगों को मैंने बताया भी है कि पहले डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज करो, पहले 10 का डिफरेंस, फिर 8 का डिफरेंस, फिर 6 का, फिर 4 का, फिर 4 का कांस्टेंट करो, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का, ऐसे। और फिर इन दोनों कॉस्ट को प्लस करेंगे तो टोटल मिलेगी, फिर टोटल को अगर हम आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज मिलेगा। ये तो हमने निकालने का तरीका सीखा। शेप इसकी भी यू शेप बनेगी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि जो हमारा AC होता है, AC जो होता है वो समेशन ऑफ सम ऑफ AFC प्लस ABC, वो इसका सम है इक्वल टू AC निकला। ठीक है, लेकिन हमारा जो बोथ होते हैं ना, AFC और ABC स्टार्टिंग में दोनों के दोनों फॉल होते हैं, इसीलिए हमारा AC भी फॉल होता है। आपने देखा ना, एवरेज वेरिएबल भी फॉल हो रहा है और एवरेज वेरिएबल, और इधर एवरेज ये भी फॉल हो रहा है, दोनों फॉल हो रहे हैं। तो इनिशियली हमारा एवरेज कॉस्ट भी फॉल होगा, है ना, और आफ्टर दैट ABC स्टार्ट राइजिंग, ABC राइज होने जाता है, सो डज इट एवरेज कॉस्ट। इसी वजह से एवरेज कॉस्ट भी हमारा बढ़ने लग जाता है। बट एवरेज फिक्स कॉस्ट तो खैर लेकिन फॉल ही हो रहा है, वो तो कॉन्टिन्यूसली फॉल ही होता रहता है। ठीक है, तो इस वजह से एवरेज कॉस्ट की जो शेप है वो यू शेप बनती है, बट उसका मेन रीज़न जो है वो लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इनिशियली AC फॉल ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लॉ कौन सा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। फिर वो बढ़ रहा है ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, क्योंकि वहाँ पर आने के बाद हमारा ऑप्टिमम कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो अब बढ़ने लग जाती है पहले से। तो अगर हम और ज़्यादा फैक्टर्स को एम्प्लॉय करेंगे फिक्स के साथ वेरिएबल को, तो हमारा और ज़्यादा जो है ये कॉस्ट जो है वो बढ़ने लग जाएगी, घटने की जगह पर वो बढ़ने लग जाएगी। इसीलिए हमारा एवरेज कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है, यू शेप का।
ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल का मतलब, मैं जब भी वीडियो आपको कराती हूँ, हम कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, अगर उसमें मार्जिनल वर्ड आया है तो मैंने मार्जिनल का आपको हमेशा मतलब बताया। मार्जिनल का मतलब चेंज। तो मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट और द लेस ऑफ द आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज, वो चेंज है। मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट, वो टोटल कॉस्ट का चेंज है बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर और वन लेस। एक आप ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करो या आप एक कम यूनिट का प्रोडक्शन करो, तो टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आएगा दैट चेंज इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। वन लेस यूनिट ऑफ आउटपुट, तो उसको हम क्या कहेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला देखो बच्चों, मैं ये लिख रही हूँ TCN माइनस TCN माइनस 1, ठीक है। या फिर हम इसको निकाल सकते हैं MC इज इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन में डेल्टा Q। लेकिन एक्चुअल में टोटल कॉस्ट के अंदर जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, क्योंकि आपको पता है टोटल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आया ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, नॉट ड्यू टू चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स तो सेम रहता है, पॉजिटिव और कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट में जो भी चेंज आ रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है। इट मीन्स इसका फार्मूला TVCN माइनस TVCN माइनस 1 भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम रहती है। MC जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ किसकी वजह से चेंज हो रहा है? MC वो सिर्फ वेरिएबल के फैक्टर की वजह से चेंज हो रहा है। वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, और वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, इस वजह से हमारी टोटल कॉस्ट में चेंज आया। तो इसीलिए मैं अगर MC का ये फार्मूला लिखूं TVCN माइनस TVCN माइनस 1, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अगर मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, तो अब आपको पता है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट की वजह से मार्जिनल कॉस्ट में चेंज आ रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट की शेप भी बच्चों यूं ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले मैं अगर एक ये डायग्राम बना रही हूँ MC का, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एरिया अंडर MC, जितना भी ये एरिया दिया गया है, एरिया अंडर MC, इसको आप बोलोगे TVC। MC के अंडर जितना भी ये एरिया होता है, ये एरिया जो होता है TVC के बराबर होता है बेटा हमेशा। TC मत लिखना कभी भी, क्योंकि MC का मतलब चेंज, और चेंज हमेशा वेरिएबल की वजह से आया। तो एरिया अंडर MC हमेशा TVC होता है। फिर इस TVC में अगर आपको कभी क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट दी है, तो मार्जिनल कॉस्ट से पहले आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना। यानी कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ MC, ठीक है। और इसकी शेप U, इसकी शेप भी U होती है MC की, बिकॉज टोटल वेरिएबल कॉस्ट का चेंज लॉ की वजह से आता है। लॉ की वजह से कॉस्ट हमेशा, चाहे वो एवरेज हो या मार्जिनल हो, पहले फॉल फिर राइज। ये चीज़ तो आप मुझसे पहले भी सीख चुके हैं, जब मैंने आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनवाया कि पहले टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा मिल रहा है, वो इंक्रीजिंग रिटर्न पे मिल रहा है हमें। और उसके बाद जब प्रोडक्शन हमें डिक्रीजिंग रिटर्न पे मिलता है, तो हमारी कॉस्ट जो होती है वो क्या होने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है, इंक्रीजिंग रिटर्न पे होने लग जाती है। तो पहले इसीलिए वो फॉल देन राइज। तो इसकी शेप भी कैसी हो गई? यू शेप का हो गया। इस तरह से आज हमने एवरेज कॉस्ट के बारे में सीखा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में सीखा, एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में सीखा, और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में सीखा। तो अब हमने ये सारे कॉस्ट के बारे में डिटेल में डायग्राम और टेबल के साथ इसको हमने सीख लिया है। इसका भी मैं आपको टेबल बता देती हूँ कि इसका टेबल कैसे बनेगा। कि मान लो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्वेश्चन के अंदर मार्जिनल कॉस्ट को, मैंने अभी आपको बोला कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में मुझे मार्जिनल कॉस्ट गिवन होगी, ठीक है, तो भी हमें क्वेश्चन तो करना है ना। क्वेश्चन को करेंगे कैसे तब? अब आप ये देखो कि अगर हमारे को मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है, मान लो हमें आउटपुट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 1 2 3 4, और मुझे क्वेश्चन के अंदर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो दी हुई है 12 8 10 और 10, और बोला जाता है मुझे कि अब मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो है मेरी मान लो 10। तो मैंने बोला कि टोटल फिक्स कॉस्ट जब मुझे 10 दी है, तो मार्जिनल का मतलब चेंज, और चेंज आया था वेरिएबल की वजह से, तो मैं पहले इससे वेरिएबल निकालूंगा। अब आपको पता है कि मार्जिनल का मतलब होता है TVCN माइनस TVCN माइनस 1,
तो अगर मुझे टीवीसी निकालना है तो मैं क्या करूँगी, समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि पहला सेम, फिर देन 12 प्लस 8 20, फिर 20 प्लस 10 30, फिर 30 प्लस 10 40। इस तरीके से मैंने क्या निकाला, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और मुझे फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 10 10 10 10। तो अब मैं क्या निकाल सकती हूँ, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकलेगी 12 प्लस 10 22, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50। तो हमेशा याद रखना कि अगर देखो, अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ जाता है बच्चों जिसमें हमारे पास फिक्स कॉस्ट को अलग करना पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ पर तो मैं ज़रूरी बात है कि मार्जिनल को टोटल कॉस्ट से ही निकालूंगी। लेकिन जहाँ मेरा फिक्स कॉस्ट मुझे दिख रहा है कि टोटली मेरा ये फिक्स कॉस्ट अलग से मुझे नज़र आ रहा है कि ये क्वेश्चन के अंदर फिक्स कॉस्ट है, तो वहाँ पर मार्जिनल का यूज़ टीवीसी के साथ होगा। आप टीवीसी ही निकालेंगे पहले मार्जिनल से, या टीवीसी दिया है तो टीवीसी से मार्जिनल निकलेगा या मार्जिनल से टीवीसी निकलेगा। ऐसा उस केस में जब आपके पास फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में है और आपको पहचान में आ रही है कि ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट को हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए और हमें बिल्कुल अलग करना पॉसिबल ना हो, हमें ना पता चल रहा हो कि इसमें से फिक्स कितनी है, तो उस केस में हम टोटल कॉस्ट के ज़रिए करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आज आपको सारी कॉस्ट के बारे में क्लियर कर दिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेशंस करेंगे इन कॉस्ट के कौन कौन से रिलेशन हम करेंगे। एक हम करेंगे एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट में क्या रिलेशन है। एक रिलेशन करेंगे हम एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। और देन हम थोड़े से न्यूमेरिकल रिवाइज करेंगे ताकि आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से क्लियर हो जाए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो जो नेक्स्ट है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।